Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today I am going to interact SCC Phase First 2025 जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, टेस्ट नंबर 5, in which the syllabus was thermal properties of matter, mechanical properties of solids. ठीक है, मतलब फ्लूइड्स. सो ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, इसमें जो क्वेश्चन थे बेटा, तो मैं चाहूंगा जो मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करूं, आपको इससे बेनिफिट हो, कोई मेथड या कोई चीज आपको सीखने को मिले. इन दैट वे हम बेटा इस सेशन को कैरी करेंगे. चलिए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज the correct curve between the height or depression edge of liquid in a capillary tube and its radius r is. देखिए बेटा है क्या, एक कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब है बेटा, उसकी रेडियस r और उसके अंदर जो लिक्विड h हाइट तक मतलब रेज होता है या डिप होता है, तो बेटा इन दो के बीच में आपको कर्व एस्टैब्लिश करना है. यानी कितनी हाइट तक लिक्विड या चढ़ता है या डिप करता है, उस h और रेडियस ऑफ कैपिलरी के बीच में ग्राफ. आप जानते हैं जो रिलेशन है बेटा, दैट्स 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये आती है बेटा एक्सप्रेशन. अब ध्यान से देखिए, 2t cos थीटा फॉर ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, एंड g जो है ये तो कांस्टेंट है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, विच इंडिकेट्स यहां पे जो ग्राफ बनने वाला है बेटा, वो ग्राफ रहने वाला हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यानी हमारा जो है ग्राफ नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर रहेगा. यानी h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. अब जानते हैं बेटा सोप बबल जो होता है बेटा, उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर विच इज प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, वो होता है बेटा 4t अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बबल. तो मुझे बताइए, अगर एक सोप बबल अपना साइज इंक्रीज करता है, आर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो अंदर एडिशनल प्रेशर है बाहर के कंपैरिजन में, वो बेटा उसका क्या होगा, वो कम हो जाएगा. ये कह रहा है सोप बबल एक्सपैंड कर रहा है, मतलब आर बढ़ रहा है, तो डेल पी बेटा कम हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5, एक डिस्क है बेटा जिसकी रेडियस है 4.5, ठीक है. ये क्या कर रही है, प्लेस इट जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. इफ द सरफेस टेंशन is 0.07 न्यूटन पर मीटर, then the excess force required to take it away from the surface is. आप ध्यान से सुने, एक डिस्क फ्लोट कर रही है बेटा वाटर के ऊपर, ठीक. सरफेस टेंशन इस पे कैसे लगेगा, रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ. जहां जहां सरफेस इस डिस्क के कांटेक्ट में, वहां वहां सरफेस इस डिस्क को खींचेगी. लेकिन द मोमेंट मैं इस डिस्क को पुल करूंगा बेटा, ये लिक्विड इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो लिक्विड इस डिस्क के साथ ऊपर चढ़ेगा और एक कॉलम जैसा बनेगा, एक सिलेंडर जैसा बनेगा. तो जब सिलेंडर जैसा बनेगा तो लिक्विड इसके साथ ऐसे ऊपर चढ़ेगा बेटा. अब ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या होगा, सरफेस टेंशन आप जानते हैं अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस. अब सरफेस फ्लैट नहीं रही, डिस्क के साथ ऊपर गई तो वर्टिकल हो गई, तो सरफेस टेंशन यहां पे जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगा. कॉन्टैक्ट सरफेस टेंशन होता है फोर्स ऑन ए यूनिट लेंथ, लेकिन सरफेस तो पूरे इस सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है बेटा, तो मैं कहूंगा टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 2 पाई r. तो अगर मैं t को मल्टीप्लाई करूं 2 पाई r से, वो बनेगा बेटा टोटल फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से. ये फोर्स कहां की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा. तो अगर मैं चाहूं इस डिस्क को मैं सेपरेट करूं, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से नेट फोर्स डाउनवर्ड्स आ रहा है, जो कि इसके बराबर t इंटू 2 पाई r. एक पॉइंट याद रखें, सरफेस टेंशन होता है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो बेटा टी होता है. टी को मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ कांटेक्ट करें, टोटल लेंथ ऑफ कांटेक्ट करें, वो आपको देगा बेटा टोटल फोर्स. टोटल जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, वो फोर्स कहां की तरफ है, वो बेटा डाउनवर्ड्स है. तो मेरा जो रिक्वायर्ड फोर्स है इसको सेपरेट करने के लिए, वो कम से कम इसके बराबर हो जाना चाहिए. सो द आंसर टू माय क्वेश्चन, एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू t इंटू 2 पाई r. अब आप कहेंगे सर इसने क्यों कहा है एक्सेस फोर्स. देखिए ध्यान से सुनिए, डिस्क का अपना वजन भी होगा, तो ये एक्सेस फोर्स कहने का मतलब है वजन को आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना, आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करना है जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स डाउनवर्ड से एक्सपीरियंस करेगा उसको. सो दैट मींस मेरा फोर्स है
टी इंटू टू पाई आर, टी भी देकर है, आर भी देकर है। व्हेन आई विल सॉल्व दिस आई विल कम अप विद 19.8, जो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। If T is the surface tension of the liquid, the energy needed to break a liquid drop in if radius r into 64 drops is, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे हमारे पास है लिक्विड ड्रॉप जिसकी रेडियस है बेटा r। हम इसको तोड़ना चाहते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स में। कितने ड्रॉप्स में? 64 ड्रॉप्स। क्वेश्चन कह रहा है कितनी एनर्जी लगेगी। बेटा एनर्जी लगेगी W इज इक्वल टू टी डेल एस। फॉर्मूला ये लगती है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, तो बेटा सॉल्व करके आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर एन रेज पावर 1/3 माइनस 1। ये फॉर्मूला आ जाएगी बेटा। ये होती है वो वर्क, ये होती है वो एनर्जी जो लगती है एक बड़े से ड्रॉप जिसकी रेडियस आर है बेटा, एन ड्रॉप्स में ब्रेक करने के लिए। अब मेरा जो है तो 64 है बेटा। अगर 64 है तो मैं इसका 4 का क्यूब लिखूंगा, क्यूब कटेगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, 3 4 12 हो गया। जुबानी आंसर आप कह सकते हैं 12 पाई आर स्क्वायर, टी इज द आंसर। यू गॉट इट। सो इसमें मैंने एक चीज जो है मेंशन नहीं की, दैट इज टी, सरफेस टेंशन, टी डेल एस। इतना सिर्फ डेल एस है मल्टीप्लाइड बाय टी, विच इज द आंसर 12 पाई आर स्क्वायर टी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A boat having length 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake. बेटा एक बोट है जिसकी लेंथ है बेटा 3 मीटर और जो ब्रेड्थ इसकी है बेटा वो कितनी है? 2 मीटर। इसके 2 मीटर, हाँ जी, ऑन द लेक। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर। ये बोट जो है पानी के नीचे चली जाती है, पानी के नीचे चली जाती है 1 सेंटीमीटर। तो किश्ती है, पहले आप इस किश्ती को, वैसे किश्ती का कुछ हिस्सा तो पहले ही थोड़ा इमर्स्ड होगा वाटर के अंदर, लेकिन ये कह रहा है कि जब द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन टू इट, तो दैट मींस बोट की लेंथ ब्रेड तो देकर है, ठीक है। कुछ हिस्सा बोट का पहले डूबा हुआ है पानी में, जो उसकी वजह से बॉयंट फोर्स आ रहा है, डूबने की वजह, जो ऑलरेडी बोट डूबी हुई है बेटा, उसकी वजह से जो बॉयंट आ रहा है उसने वेट ऑफ द बोट को न्यूट्रलाइज किया। अब हो क्या रहा है, एडिशनल एक आदमी जंप मारता है इस बोट में तो वजन बढ़ गया, तो उस वजन को बैलेंस करने के लिए नया बॉयंट फोर्स आना चाहिए अपवर्ड्स। वो कैसे आएगा? तो वो आता है, बोट नीचे चली गई बाय 1 सेंटीमीटर। जो एडिशनल 1 सेंटीमीटर बोट नीचे चली गई, आराम से सुनिए, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर मैं वेट निकालूं वो जाएगा बॉयंट फोर्स। वो एडिशनल बॉयंट फोर्स किसको बैलेंस करेगा? बेटा वेट ऑफ द मैन को। सो मैं कहूंगा वेट ऑफ द पर्सन जो इसमें चला गया विल बी इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। लेकिन कौन सा बॉयंट फोर्स? टोटल नहीं, एडिशनल। एडिशनल मतलब जो ये 1 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अब मुझे बताइए बॉयंट फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस है, पहले देखें वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ। 13 मीटर इसकी, 13 मीटर 3 मीटर सॉरी 3 मीटर बेटा लेंथ है, 2 मीटर इसकी बेटा ब्रेड्थ है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर 10⁻², ये आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द बोट जो फर्दर नीचे गया, वॉल्यूम ऑफ द बोट। अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करूं, रो डब्ल्यू वाटर विच इज 10⁻³ हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इनटू करूं जी हो गया बेटा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है बेटा बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स आ गया बेटा इतना, नया बॉयंट फोर्स इतना जनरेट हुआ। इस नए बॉयंट फोर्स ने किया क्या? इस एडिशनल बॉयंट फोर्स ने किया क्या? बेटे आदमी के वजन को बैलेंस किया। तो हमें बताना क्या था? द मास ऑफ द मैन इज, मास ऑफ मैन कितना होगा? mg। तो बेटा g और g कटेगा, दिस इज द आंसर। द मास ऑफ द मैन इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे 3 2 6 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा 10⁻3। व्हेन आई विल सॉल्व दिस, 3 में से 2 कटा तो यहाँ पे 60 kg सिंपली आपका आंसर बनेगा। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उतना कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा मैं बता दूं, बोट जब पानी में होगी तो बोट का वजन होगा, उसको कौन बैलेंस करे? बॉयंट फोर्स। वो कैसे? बोट का कुछ हिस्सा पानी में ऑलरेडी है, तो जो वहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, वहां से जो बॉयंट फोर्स आया बेटा उसने उसको बैलेंस किया। अभी अब न्यूट्रल है बेटा, अब इक्विलिब्रियम है। अब जैसे आदमी गया, बोट 1 सेंटीमीटर और नीचे गई, तो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी वजह से मैं निकालूंगा बॉयंट फोर्स। वो एडिशनल बॉयंट फोर्स आदमी के वेट को बैलेंस करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं मैंने कैसे सॉल्व किया। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट। वाटर फ्रॉम टैप इमर्स वर्टिकली डाउन
विद एन इनिशियल स्पीड। देखिए बेटा, ये टैप है, मतलब नल है ये, और इससे पानी नीचे आ रहा है। ये क्या कह रहा है? इनिशियल स्पीड, यहां पे स्पीड है बेटा v1, मैं कहूंगा 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे उस वाटर की स्पीड है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप इज 10⁻⁻⁴। बेटा यहां जो एरिया है वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। अभी तक सब समझ आए? assume that the pressure is constant throughout the stream of the water। मतलब जब ये नीचे जा रहा है बेटा, हमें ये एज्यूम करना है कि प्रेशर हर जगह कांस्टेंट, वो दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी नो दैट, ठीक है, थ्रू द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड द फ्लो इज स्टडी, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप इज। कहता है जब ये पानी नीचे आएगा, यहां से जो फनल ऑफ लिक्विड, यहां से जो लिक्विड कॉलम नीचे जाएगा बेटा, कहता है उसका एरिया बताओ कितना नीचे जाने पे, कितना नीचे जाने पे 0.15 मीटर जाने पे उसका एरिया बताओ। पहले हम ये देखेंगे जो पानी निकला, इसका इनिशियल एरिया क्या था? 10⁻⁴। नीचे आने से क्या हुआ कि इसका एरिया चेंज हुआ। देखिए मैं बताऊं, जब ये पानी गिरेगा इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, डन। तो बेटा दैट मींस ये एक्सेलरेट करेगा, पानी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल a2v2। तो बेटा होगा क्या? जब ये नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो बेटा एरिया कम हो जाएगा। तो असल में जो पानी नीचे आएगा विद पैसेज ऑफ टाइम उस कॉलम ऑफ लिक्विड का एरिया कम होता जाएगा, वजह स्पीड बढ़ रही है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपको यहां पे एरिया बताना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अप्लाई यही करना है। a1v1, यहां पे एरिया, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे एरिया, यहां पे वेलोसिटी। द प्रॉब्लम इज दैट यहां पे एरिया भी अननोन है और यहां वेलोसिटी भी अननोन है। हाउ विल सॉल्व इट? तो पहले आप लगाएंगे यहां से यहां तक इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि ये बना मोशन अंडर ग्रेविटी पानी का। तो बेटा मैं क्या निकालूंगा? पहले यहां पे पानी की वेलोसिटी, किस इक्वेशन से? क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता है, आई विल यूज v² माइनस u² इज इक्वल टू as। देखिए बेटा फाइनल वेलोसिटी मुझे यहां पे निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे 1 देकर है, 2as, a के बदले g डालेंगे, s के बदले हम डालेंगे 0.15। द मोमेंट मैं ऐसा करूंगा मुझे मिलेगी बेटा यहां पे वेलोसिटी। एक बार यहां पे फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई, मैं अब ये इक्वेशन यूज करूंगा, a1v1 is equal to a2v2 यहां पे, and the question is finished. When I will solve this, I will come up with answer या with option number 3. Simple question, simple calculations, equation of continuity plus motion under gravity. A log of wood of mass 120 kg floats in water. The weight that can be put on the raft to make it just sink should be। देखिए बेटा एक log of wood है, एक log of wood है, समझिए this is the log of the wood, और इसका मास कितना है बेटा? मास है इसका 120 kg, 120 kg, ठीक है। हमें बताना इसके ऊपर मैं कितना वजन डालूं ताकि ये जस्ट सिंक करे, ताकि ये जस्ट सिंक करे। पहले मुझे एक चीज बताइए, डेंसिटी ऑफ वुड देकर है 600 kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए मैं बताऊंगा आइडिया इसको सॉल्व करने का। डेंसिटी ऑफ वुड देकर, ठीक है, मैं मास और डेंसिटी लेकर निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द लॉग। जब ये सिंक हो जाएगा तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा? सर इतना ही जितना आपने वॉल्यूम निकाला, जरा वॉल्यूम बताइए किसके बराबर? हमें पता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेंसिटी विच इज सिग्मा, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास देकर 120 और डेंसिटी है देकर बेटा 600। यहां पे थोड़ी कैंसिलेशन होगी और यहां पे थोड़ी कैंसिलेशन और कर दो तो यहां पे मुझे मिलेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द लॉग, ठीक है। अब इस वॉल्यूम ऑफ लॉग जो कि मुझे 12/60 मिला, बाद में मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, इतना मुझे वॉल्यूम मिला। जब ये लॉग पूरा पानी में डूब जाएगा कितना पानी डिस्प्लेस होगा? सर इतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, इतने क्यूबिक मीटर्स पानी डिस्प्लेस होगा। बॉयंट फोर्स कितना जनरेट होगा? सर बॉयंट फोर्स जनरेट होगा जितना पानी डिस्प्लेस होगा, यानी वॉल्यूम इनसाइड 12/60 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो वाटर है तो 10⁻³ है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई जी, वो तो बेटा 10 है, वी रो जी। आर यू गेटिंग इट? सो ये आ गया बॉयंट फोर्स। जरा ये सॉल्व करेंगे तो बेटा ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0, ये यहां पे 2 बन जाएगा, 6 1 6 2 तो 2 × 10⁻³ तो आप ये सीधे सीधे कहें कि इसका जो है 2000 न्यूटन जो बेटा बॉयंट फोर्स आ गया। अब 2000 में से मुझे बताइए खुद का वजन कितना है लॉग का? मास है बेटा 120, तो वजन हुआ 1200।
1000 न्यूटन, 1200 न्यूटन इसका अपना वजन है, और जो बॉयंट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो 2000 है। तो 2000 में से 1200 माइनस कर दो बेटा, तो 800 आप कह सकते हो, 800 न्यूटन। ऊपर से वजन और आना चाहिए ताकि बॉयंट फोर्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो। अब 800 न्यूटन फोर्स है तो मास कितना चाहिए बेटा, 80। सो दैट मींस मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। यहां पे एक कंफ्यूजन एंड क्यूरियोस है बच्चों में कि आबिद सर ने बॉयंट फोर्स के क्वेश्चंस डाले जबकि सिलेबस में बॉयंट फोर्स हैज बीन डिलीटेड। ये बदकिस्मती आप कह सकते हैं बेटा कि जिन्होंने सिलेबस को आप कह सकते हो बेटा थोड़ा सा चेंज किया, इसमें अमेंडमेंट किया, शायद उनको नजर नहीं है कि वो किस टॉपिक को डिलीट कर रहे हैं और किस चीज को रख रहे हैं। इट इज लाइक दैट कि मैं बेटा आपका मैकेनिक्स पढ़ाऊं और ये कहूं कि वेक्टर्स डिलीट हुआ है, काइनेमेटिक्स पढ़ाऊं वेक्टर्स डिलीट हुआ है। बेटा आप बॉयंट फोर्स अगर डिलीट करते हो तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है बेटा, कॉन्सेप्ट जो है बेटा, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी आपके सिलेबस में हर साल क्वेश्चन है, इस साल भी देखिए उस पर क्वेश्चन था कि नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी जो रेन का बेटा वो कॉन्सेप्ट है कि रेन जब गिरता है दैट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो वहां पे यू कैन नॉट जस्टिफाई। इवन मैंने वो क्वेश्चन भी यहां पे रखा है। सो बॉयंट फोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। हम उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना वास्ट पहले था, बट यू मस्ट हैव दिस मच ऑफ आइडिया बॉयंट आता कैसे, किसके बराबर होता है, एंड ये कहां पे अब बॉयंट फोर्स का क्वेश्चन रहा। ये तो मैकेनिक्स और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फोर्सेस आपको बैलेंस करने, सिंपल एज इट इज। सो आई हैव यूज्ड ओनली दोज क्वेश्चंस, मैंने नजर में रखे सिर्फ वो क्वेश्चन में यूज करूं जहां पे बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो। मैंने बॉयंट फोर्स एज सच क्वेश्चंस नहीं रखे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। देखिए बेटा एक सिलेंडर बेटा, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, एंड मास एम, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, बेटा ए इसका एरिया, ठीक है, इज सस्पेंडेड with its length vertical from a fixed point by massless spring। इतना हमें समझ में आ गया, massless spring, सॉरी नॉट सिटरिंग, इट इज स्प्रिंग। तो बड़ा एक मास लेस स्प्रिंग से हमने इसको हंग किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, सच दैट half of its length is submerged in the liquid of density sigma। लिक्विड की डेंसिटी बेटा सिग्मा है। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, L/2 इसके अंदर डूबा हुआ है। द एक्सटेंशन x नॉट ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम, हमें एक्सटेंशन बताना है x नॉट कितना आया है स्प्रिंग में जब ये किस में, इक्विलिब्रियम में। मुझे एक चीज बताइए बेटा, अगर लिक्विड नहीं है तो बताइए इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। यहां हम इसमें पढ़ाते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है। mg नीचे होगा, ऊपर kx नॉट होगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा kx नॉट इज इक्वल टू mg। लेकिन यहां पे लिक्विड में होने से एक और फोर्स आएगा अपवर्ड, दैट द बॉयंट फोर्स। तो हम कहेंगे जो kx नॉट है बेटा, जो kx नॉट है जो ऊपर की तरफ फोर्स है, उसको यहां पे ऐड हो रहा है बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स प्लस kx नॉट मिलके बैलेंस करेंगे बेटा वेट को। सो यहां पे मैं कह सकता हूं kx नॉट जो कि फोर्स स्प्रिंग में आएगा अपवर्ड्स प्लस बॉयंट फोर्स मिलके बैलेंस करेंगे बेटा वेट को। तो बताइए kx नॉट किसके बराबर आएगा, वेट माइनस बॉयंट फोर्स, वेट माइनस बॉयंट फोर्स आ जाएगा बेटा। अब मुझे इसका वजन बताना है, तो बताइए वजन कितना, मास इसका m है, तो बेटा मास देकर है मैं कहूंगा mg इसका वजन है, माइनस अब मुझे इसका बॉयंट फोर्स निकालना है। बॉयंट फोर्स में कैसे निकाला, कितना वॉल्यूम ऑफ इसका अंदर है बेटा, इस लिक्विड के अंदर, एरिया मल्टीप्लाइड बाई L/2। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और उतना ही उसकी वजह से ही बॉयंट बनेगा। तो मैं कहूंगा A इंटू एल, L/2 सॉरी नॉट एल, L/2 इतना वॉल्यूम है इनसाइड, इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हुआ मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय g, ये हो गया बेटा बॉयंट फोर्स, ये हो गया बॉयंट फोर्स। अब बेटा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे चाहिए बेटा x नॉट चाहिए ना, k कहां आएगा नीचे, सर k यहां भी आएगा, k यहां भी आएगा, ठीक है, k यहां पे आएगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं यहां पे, देखिए अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल mg/k को अब बाहर निकालूं, पूरा mg/k, यहां तो 1 रहेगा। द प्रॉब्लम विल अराइज हियर, यहां पे m था ही नहीं, तो m नहीं था, m बाहर आ गया, तो m से डिवाइड करना पड़ेगा इधर, और यहां पे मैंने k को बाहर निकाला है, तो k यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां पे आएगा al g डिवाइडेड बाई 2, al डिवाइड बाई g। मैंने क्या क्या बाहर निकाला बेटा, m g, g मैंने बाहर निकाला तो g यहां पे नहीं आएगा,
ठीक है। m मैंने बाहर निकाला जो कि यहाँ पे था ही नहीं, तो m से बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। k मैंने बाहर निकाला है। सो द ब्यूटीफुल आंसर टू माय क्वेश्चन इज, और हाँ सिग्मा ऊपर ही रहेगा, द ब्यूटीफुल आंसर विल बी mg by k 1 माइनस al सिग्मा डिवाइडेड बाय m into k, m into 2, सॉरी यहाँ पे 2 है। सो ऑप्शन नंबर आई थिंक 3 आएगा आंसर इसका। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इतना कुछ खास नहीं है। मैंने क्या करा बेटा, के एक्स नॉट ऊपर है और इस टाइम बायोंड फोर्स भी ऊपर की तरफ दे रहा है, वो दो मिलके वजन को बैलेंस करें। जस्ट मैंने कॉमन निकाला एम जी बाई के, मास इसमें है नहीं, मास एडिशनल में मैंने डिवाइड कर दिया। सर ये 2 कहां से है बेटा, एल बाई 2 डूबा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, spherical balls of radius r are falling in viscous fluid of viscosity neta with velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball. हम अच्छे से जानते हैं अगर एक spherical ball जिसकी रेडियस r है एक viscous fluid में मूव कर रहा है with velocity v, हम जानते हैं इस पे viscous force जो लगता है बेटा which is the retarding force, वो इक्वेशन है 6 pi neta v r। r होगी रेडियस, v होगी बेटा वेलोसिटी, इसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो बताइए बेटा विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और आर के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ आर एंड वी ये बेटा सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, जबकि दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, if a capillary of radius r is dipped in a water, the height of water that rises in it is h। देखिए एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, इसकी रेडियस बेटा r है, और जब इसको पानी में डुबो दिया तो मान के चलिए इसमें लिक्विड चढ़ा अप टू हाइट h, ठीक है, और इतने लिक्विड का मास है बेटा m। अगर मैं आपसे कहूं इतने लिक्विड का जो इसमें ऊपर चढ़ा उसका मास m है, इसको लिख के बताओ इन टर्म्स ऑफ एच आर कैसे लिखें। देखिए बेटा हाइट है h, मल्टीप्लाई करिए पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इतने लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, इतने लिक्विड का बेटा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या कहलाएगा बेटा, मास, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो मास चढ़ा है बेटा h, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो, ये है बेटा m इसमें चढ़ा है। इफ द कैपिलरी इज इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज हाफ, अब इसने क्या किया, कैपिलरी की रेडियस कर दी बेटा आधी, आधी कर दी मतलब r/2 कर दिया, हाँ r/2 कर दिया। If the radius of the capillary is half and the mass that rises in the capillary will be, कहता है if the radius of the capillary is half the mass of the water in the, कहता है अगर मैं रेडियस कर दूं हाफ, बताओ अब कितना मास इसमें चढ़ेगा। मास निकालने से पहले ये बताइए अब कितना ऊपर चढ़ेगा, अब कितना ऊपर चढ़ेगा। हम जानते हैं बेटा h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर रेडियस आधी हो गई तो हाइट डबल हो गई, तो इस टाइम बताइए रेडियस कितना अपने किया r/2, तो कितनी हाइट तक चढ़ेगा। पहले अगर h तक चढ़ता था, अब 2h। अब जरा नया मास बताइए m डैश, तो m डैश आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर बाई 4, एच के बदले बेटा 2h, यहां पे कैंसिलेशन होगी 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2। वैसे ये मास नहीं, अभी इसको रो से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो बन गया बेटा नया मास जो अब चढ़ेगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2। मुझे बताइए पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, इतना तो m है ना, तो अब कितना चढ़ा m/2, अब चढ़ा बेटा m/2। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, पहले हमारे पास कैपिलरी, इसकी रेडियस r है और हाइट h तक लिक्विड चढ़ा, उस लिक्विड का मास m है। अब अपने रेडियस आधी कर दी, अगर रेडियस आधी की हाइट तो डबल होगी। अब जो नया मास चढ़ा लेट इट बी m डैश, अब बताइए वो m डैश किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब रेडियस r नहीं है, r/2 है, तो r स्क्वायर बाई 4 बनेगा, और h नहीं है बेटा 2h है। मैंने जब इसको कैंसिल किया तो मुझे बना पाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 बचेगा और साथ में h। अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई करूं नया मास बनेगा, नया मास कितना आया, ओरिजिनल मास का आधा m/2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, the maximum horizontal acceleration of the container so that the pressure at A of the container becomes atmospheric pressure। ये कहता है इस कंटेनर को मैं हॉरिजॉन्टली कितना एक्सेलरेट करूं ताकि यहां पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर बने
P एटमॉस्फेयर। अब सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका वो ये है, अगर ये लिक्विड कॉलम इसके ऊपर से हट जाए तो इट विल बी एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सिंपल एज इट इज। तो जैसे एक्सपोज होगा यहां पे खुद बन जाएगा बेटा पी एटमॉस्फेयर। हम अच्छे से जानते हैं जब हम कंटेनर को आगे एक्सलेरेट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये सरफेस ऐसे पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि इस पे आएगा बेटा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन इस लिक्विड पे। बकेट आगे जा रहा है बट लिक्विड पे एक्सेलरेशन पीछे आएगी और लिक्विड बेटा ऐसे टिल्ट होगा। हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास बकेट ऐसे और हम आगे एक्सेलरेट कराते हैं तो ऐसे सरफेस हो जाती है। जो ये सरफेस इंक्लाइन होती है इस एंगल का वैल्यू tan थीटा a बाई जी होता है बेटा, a बाई जी होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन, tan थीटा जिस एंगल पे आता है। अब मुझे बताइए, मुझे इस पॉइंट को एक्सपोज करना है, तो जरा बताइए लिक्विड लेवल कैसी बननी चाहिए, जरा बताइए, मुझे इसको एक्सपोज करना है। तो मेरे हिसाब से, ओ सॉरी, थैंक गॉड, चलो फिर से मैं गलती कर रहा हूं, चलो अच्छी बात है, स्लाइड बच गई, ध्यान से देखिए। तो ये कंटेनर है, ठीक है, लिक्विड कहां तक भरा है, जरा लिक्विड कहां तक भरा है सर, 2 मीटर तक भरा है, ठीक है, डायमेंशंस अच्छे से देख लीजिए, ये कितना बेटा 3 मीटर। आपको एक्सेलरेट करना है ताकि यहां पे पी एटमॉस्फेयर बने। मैं कहता हूं ये सारा लिक्विड यहां से निकल जाना चाहिए। तो लिक्विड कब निकलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब ये वाली लेवल यहां पहुंचेगी। ये वाली लेवल यहां आने के लिए इस लेवल को नीचे आना पड़ेगा 2 मीटर, 2 मीटर। तो ये वाली लेवल फिर ऊपर जाएगी 2 मीटर। सिमेट्रिकली अगर ये वाला लेवल जो है नीचे आ रहा है 2 मीटर, तो यहां से चढ़ेगा 2 मीटर। अब मुझे बताइए जो नया आपका केस है वो क्या बनेगा, वो ऐसा, सॉरी नॉट लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो बताइए ऑलरेडी था 2 मीटर तक लिक्विड, तो 2 मीटर यहां से चढ़ा, 2 मीटर यहां से नीचे उतरा, इट्स लाइक दिस, 2 मीटर यहां से उतरा, यहां से चढ़ा बेटा। तो बताइए ये टोटल कितनी होगी सर, 4 मीटर, और ये कितनी है बेटा, इट इज 3 मीटर। तो बताइए ये एंगल अब थीटा कितना हुआ, ठीक है, ये हुआ tan थीटा इज इक्वल 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन ये तो होता ना a बाई जी बी, शायद जी, सो अगर ये g में इधर लाऊं तो a मिल गया बेटा 4/3g। सो विच इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, इट इज 4/3g, ऑप्शन नंबर 2। होप कि आपको समझ में आया। फिर से एक और बार, लेवल बेटा ऐसे 2 मीटर यहां से भी, 2 मीटर यहां से भी, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूं यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बने इस पॉइंट पे, तो लिक्विड इससे हट जाना चाहिए, वरना लिक्विड जितना इसके ऊपर आएगा इस पे आएगा रो जी एच लिक्विड का प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, तो ये लिक्विड यहां से हटना चाहिए। लिक्विड हटने के लिए ये लेवल को नीचे आना पड़ेगा 2 मीटर, तो यहां से ये लिक्विड ऊपर जाएगा 2 मीटर। कुल मिला के टोटल हाइट यहां पे बनेगी 4, और यहां पे खत्म, यहां पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर। और मैंने अभी पढ़ाया आपको कॉन्सेप्ट, ये जो इंक्लाइन होता है tan थीटा, ये a by g होता है। I solved the numerical, I came up with the answer, it's 4/3g, which is option number 2nd. Next question. Hole is made at bottom of container. A container filled with liquid up to height 20 meters is placed on a stool of height 5 meter as shown. The range of the water is. पहले आपको पता होना चाहिए जो रेंज ऑफ लिक्विड होता है, एक कंटेनर जो आप चाहे ग्राउंड पे रखिए या आप टेबल पे रखिए, रेंज में इक्वेशन जो बेटा 4 टाइम्स, याद रखें 4 टाइम्स, डेप्थ ऑफ द होल याद रखें मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब क्वेश्चन ये, डेप्थ ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द होल। डेप्थ कहां से, हाइट कहां से? डेप्थ होती फ्री सरफेस से, हाइट होती है बेटा अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, न कि टेबल से। जरा इस होल की पोजीशन देखिए ग्राउंड से कितनी है, तो ग्राउंड से ये 5 मीटर ऊपर है, हाइट हो गया 5, डेप्थ होगी बेटा 20, आंसर आ गया 4 इंटू 20 इंटू 5, 5 4 20, 20 इंटू 20 400 हो गया। तो रूट ऑफ 400 हमारा आंसर है। अगर हमारा रूट ऑफ 400 नहीं है तो बेटा 20 है, क्योंकि रूट ऑफ 400 जो बेटा 20 के बराबर है। सो दैट्स इट। माइंड में रखें, रेंज बराबर होता है 4 टाइम्स रूट ऑफ 4 टाइम्स डेप्थ इंटू हाइट। डेप्थ हमेशा ग्राउंड से, हाइट जो है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, डेप्थ बेटा below the free surface and height above the ground. तो चलिए, not from the table. In the case of a sphere falling through viscous medium, it attains terminal velocity when, देखिए एक sphere viscous fluid से जा रहा है, ये कह रहा है ये कब terminal velocity attain करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा याद करें, नीचे उतरने पे, ये नीचे उतरने पे इस पे 3 टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहे होते हैं। एक होता है बेटा बुयोंट फोर्स जो कि ऊपर लगेगा,
दूसरा इस पे लगेगा विस्कस फोर्स और वेट लगेगा बेटा नीचे। तीन फोर्सेस एक स्फीयर पे एक्ट करें। टर्मिनल वेलोसिटी होगी वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, नेट फोर्स लगना चाहिए जीरो। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड। अपवर्ड में कौन कौन आता है? बुयोंट और विस्कस। और वेट कहां बेटा? नीचे। अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है, क्या ये आपके सिलेबस का है? हाँ सर, ये बताइए सिलेबस का अगर है तो ये कौन सा फोर्स है? बुयोंट फोर्स। यही देखकर मैंने बेटा वो क्वेश्चन रखे। तो प्लीज कमेंट्स में आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे सर व्हाट अबाउट द buoyant फोर्स, दैट हैज बीन डिलीटेड। दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम माइन। सो रिमेंबर दिस। सो buoyant फोर्स प्लस विस्कस फोर्स जब बैलेंस करेगा वेट को, तो पहला है विस्कस फोर्स प्लस buoyant फोर्स becomes equal to force of gravity। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन, डन विद दिस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एयर स्ट्रीम फ्लोज हॉरिजेंटली पास्ट एन एरोप्लेन विंग। समझ लीजिए ये एरोप्लेन की बेटा विंग है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे से एयर फ्लो कर रही है। अब क्या कह रहे हैं? एरिया है बेटा इसका, एरिया ऑफ द विंग जो है बेटा वो 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्पीड ऑफ एयर ओवर द टॉप सरफेसेस, टॉप वाली सरफेस के ऊपर है 60 मीटर पर सेकेंड एंड अंडर द बॉटम इट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? द फोर्स और द लिफ्ट ऑन द विंग इज। देखिए यहां पे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। यहां पे एरोप्लेन लिखा है या विंग लिखा है? देखिए फर्क क्या पड़ेगा। अगर विंग पे लिखा है तो एक ही एरिया लेना पड़ेगा। अगर ये एरोप्लेन का क्या था, एरोप्लेन में 2 विंग्स होती तो आप कैसे दो, अब 2 विंग्स का एरिया आपको इंक्लूड करना पड़ता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये बर्नौलीज थ्योरम का एक आप कैसे एप्लीकेशन है, टेक ऑफ ऑफ एन एरोप्लेन। अगर मैं प्रेशर डिफरेंस की बात करूं, जो विंग्स के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसकी फॉर्मूला है रो बाई 2 वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर। हाई वाली वेलोसिटी 60 है तो 60 का स्क्वायर, 6 6 36, 3600। वी लो स्क्वायर है 40, 40 स्क्वायर 4 4 16, 1600। तो बेटा 3600 एंड 114 सॉरी 1 1600, इन दो को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई 2। डेंसिटी यहां पे देकर है बेटा 1, तो जो यहां पे मिला उसको डिवाइड करिए 2 से। इससे क्या होगा? इससे मिलेगा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द विंग। अब बताइए इसने फोर्स किस पे कहा, विंग पे या विंग्स पे? सर विंग पे। तो फोर्स आएगा, वी नो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट इज प्रेशर। सो प्रेशर डिफरेंस को मल्टीप्लाई यहां पे सिर्फ ए से करना पड़ेगा। अगर यहां पे एरोप्लेन होता तो यहां पे 2a से मल्टीप्लाई करना होता। व्हेन आई विल डू दिस आई विल कम विद दिस आंसर 4000 न्यूटन्स। बहुत आसान, सिंपल बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। A thin soap film between U-shaped wire and a light slider supports a weight of this। देखिए बेटा यहां पे एक वजन है, इसका वजन कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। ये स्लाइडर है, फ्री है, ये नीचे जा सकता है। जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर फिल्म है। फिल्म का क्या होगा? सरफेस टेंशन। यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है? वो टी होता है। टी को मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्लाइडर करिए, वो आएगा बेटा अपवर्ड फोर्स। लेकिन यहां पे परेशानी है, फिल्म की कितनी सरफेस होती हैं? 2 होती हैं। सामने से भी बेटा सरफेस है, पीछे से भी सरफेस है। सामने से अगर फोर्स टीएल लग रहा है, पीछे से भी टीएल लग रहा है, टोटल अपवर्ड फोर्स 2TL लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में 2TL इज इक्वल टू W, ले लीजिए बेटा मैंने सॉल्व कर दिया। सरफेस टेंशन इज W डिवाइडेड बाय 2L एंड व्हेन आई विल सॉल्व दिस आई विल कम अप विद 0.50। इट इज सिंपली इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो याद रखें 2 सरफेसेस हैं, TL नहीं होगा ऊपर, TL नहीं होगा, 2TL होगा। सरफेस के 2 फिल्म के 2 सरफेस होते हैं। A metal block having internal cavity weighs 110 grams in air, 80 grams in water। मुझे ये बता, सॉरी 110 G इट्स weighs 110 G in air and 80 G in water। तो बेटा ये इसका वेट है किस में? ईयर में। जो ये वेट दिया है ईयर में, ये इसका एक्चुअल वेट है। वेट इन ईयर जो होता है बेटा वो एक्चुअल होता है, और वेट कहीं और पे, जैसे वेट इन वाटर इसने दिया, वेट इन वाटर वो दिया 80, ये होता है एपरेंट, ये होता है एपरेंट। एक्चुअल माइनस एपरेंट होता है बेटा बुयोंट फोर्स। तो बुयोंट फोर्स हमें मिल गया, दैट्स इक्वल टू 110 माइनस 80। सो 30 हो गया बेटा, 30 G आएगा।
30 G आपका buoyant फोर्स है। अब ये क्या कह रहा है, if the density of the metal is 5.5 then the volume of the cavity is, पहले ये समझे buoyant फोर्स मुझे मिला क्या नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बोलूंगा। क्या मुझे buoyant फोर्स मिला? हाँ सर मिला। buoyant फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो डूबा हुआ है उस स्फीयर के अंदर कैविटी भी है। सर ये कौन सा वॉल्यूम है? बस एक चीज आप याद रखें, जो ये स्फीयर पानी के नीचे है विद कैविटी, यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसको कुछ नहीं करना, कैविटी है कि नहीं, ये टोटल वॉल्यूम है इंक्लूडिंग कैविटी। दिमाग रखिए इधर बेटा, जब आपने buoyant फोर्स निकाला 30G, स्फीयर ऐसे डूबा हुआ है, अंदर है कैविटी, मुझे बताइए ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? विल इट बी टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी? नहीं, ये आपने टोटल वॉल्यूम के हिसाब से डिस्प्लेस करेगा। तो buoyant फोर्स के अंदर जो वॉल्यूम है बेटा वो इंक्लूडिंग कैविटी है। यहां पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज इंक्लूडिंग कैविटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी, ये आपका 30G है। यहां से जो आप निकालेंगे वो होगा टोटल वॉल्यूम, टोटल इंक्लूडिंग कैविटी। आ गया समझ? अब मुझे एक चीज बताइए ये क्या देकर है? ये 5.5 ये देकर है बेटा डेंसिटी इसकी, और ये 110G जो है बेटा ये इसका क्या है? एक्चुअल वेट। अगर G हटा दूं तो मास देकर है मेटल का 110, और बेटा डेंसिटी इतनी दी है। मास और डेंसिटी से आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ मेटल, क्योंकि डेंसिटी हमें देकर है मटेरियल की, हवा की नहीं देकर है, और मास इसका 110। इन दो से हमें मिलेगा वॉल्यूम, मास और इस डेंसिटी, लेकिन किसका? कैविटी का नहीं, मेटल का। अब बताओ टोटल वॉल्यूम यहां पे इंक्लूडिंग मेटल और कैविटी, यहां से मिलेगा और वहां से मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द मेटल। अगर बेटा मैं इस टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ द मेटल, बताइए किसका वॉल्यूम मिलेगा? सर हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वंस यू सॉल्व इट इट विल कम ऑप्शन नंबर 3, इट इज डेंसिटी। याद रहे buoyant फोर्स के अंदर जो वॉल्यूम आएगा बेटा वो इंक्लूडिंग कैविटी होगा, और यहां से जो मास और डेंसिटी से वॉल्यूम मिलेगा वो सिर्फ मेटल का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, a cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in liquid. When the whole system accelerates upwards with acceleration g by d, the fraction of volume immersed in the liquid will be, ये बेटा एक derived आप कह सकते हो, रिजल्ट स्टैंडर्ड का हो, derived का हो, अब जो भी कहो, याद रहे कि जब एक चीज फ्लोट कर रही हो पानी पे, ठीक है, अगर आप उस बकेट को एक्सेलरेट करें अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, बेटा जो फ्रैक्शन पानी के अंदर होता है या वो फ्रैक्शन जो पानी के बाहर होता है बॉडी का, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूजुअली क्लासेस में, नॉर्मल क्लास में वी यूज टू डिराइव दिस रिजल्ट, बट यू कैन रिमेंबर एज इट इज कि जब हम एक्सेलरेट कराते हैं इसमें आप इक्वेशन बना सकते हो, वहां पे जी इफेक्टिव देखोगे, buoyant फोर्स देखोगे, कुल मिला के जब हम इनिशियल मतलब पहले विदाउट एक्सेलरेशन इमर्स्ड वॉल्यूम निकालते हैं और आफ्टर एक्सेलरेशन इमर्स्ड वॉल्यूम निकालते हैं, दैट कम्स सेम। यानी आप स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट याद रखें कि इमर्स्ड वॉल्यूम पे एक्सेलरेशन ऑफ बकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले उतना बाद में। तो बताइए बेटा पहले कितना इमर्स्ड था? हाफ ऑफ वॉल्यूम इज इमर्स्ड, तो बाद में भी कितना होगा? सर हाफ ही इमर्स्ड रहेगा। अब इसको चेक कर सकते हैं, इट्स ऑलरेडी डन इन द क्लासरूम वर्क। A liquid does not wet the solid surface if the angle of contact is, बेटा does not wet, नॉन वेटिंग लिक्विड्स में आएगा। नॉन वेटिंग वो आएंगे बेटा जिनमें कोहेसिव फोर्स कमजोर होगा, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा, एडिसिव बेटा कमजोर होगा। मरकरी की बेस्ट एग्जांपल है बेटा, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी, दूसरे के साथ कम, वही बेटा वेट नहीं करेंगे। वेटिंग, नॉन वेटिंग लिक्विड्स उन्हीं को बोलते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जिसकी मैंने एग्जांपल दी मरकरी, कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब याद रखिए बेटा जो डज नॉट वेट है बेटा उनका ऑब्ट्यूज होता है, मतलब ग्रेटर देन 90। ऑप्शन नंबर 4। A flow of liquid is streamlined if the Reynolds number is, पहले मैं ये बता दूं रेनॉल्ड्स नंबर का जो रेंज है बेटा, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर मैं जाऊं 0 से 2000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी डिवाइडेड बाय मीटर, ये हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ये हमें टर्बुलेंस देता है रेनॉल्ड्स नंबर। 0 से लेकर 2000 के बीच में स्ट्रीमलाइन है, 2000 से 3000 के बीच में बेटा जो इसका नेचर है दैट इज ट्रांजिशनल फ्लो,
3000 से ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो। इसने मुझे पूछा स्ट्रीमलाइन, लेस देन 1000, हाँ स्ट्रीमलाइन पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1000 बेटा आप बोलेंगे 1 से 2000 वो ये है, तो बट प्रॉब्लम ये बेटा ग्रेटर देन 1000 तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो असल में रेंज मैंने आपको बोल दिया 0 से लेकर 2000 स्ट्रीमलाइन, 2000 से लेकर 3000 ट्रांजिशनल, 3000 से ज्यादा बेटा टर्बुलेंट। इस ऑप्शन के साथ दिक्कत यह है ग्रेटर देन 1000 2000 तक भी होता है और 2 से ज्यादा भी होता है, तो बेटा गलत। चलिए, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। देन व्हाट विल बी द हाइट डिफरेंस, आपको इन दो कॉलम्स ऑफ लिक्विड में हाइट डिफरेंस, पहले मैं बताऊं ये क्या, ये वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर कहां पढ़ते हो बेटा, बर्नौलीज एप्लीकेशन। बर्नौलीज एप्लीकेशन में वेंचुरीमीटर का क्या काम है, वेंचुरीमीटर से होता है क्या, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ऑफ आइडियल लिक्विड यू कैन सी, जिसका स्ट्रीमलाइन मोशन हो, ये उसकी वेलोसिटी निकालने में आप ये apparatus यूज करते हो, नाम है बेटा वेंचुरीमीटर। इसकी इक्वेशन जिसको याद है, इक्वेशन ऑफ वेंचुरीमीटर के नाम से मशहूर है, वही v इज इक्वल रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 माइनस a बाई a, या आप कह सकते हो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मैं करने वाला था a बाई a का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर। स्मॉल a स्क्वायर बेटा यहां पे एरिया हुआ, कैपिटल A स्क्वायर यहां पे हुआ। अब देखिए बेटा बड़ा एरिया भी देकर है, छोटा एरिया भी देकर है, सब देकर है, जब आप ये h निकालोगे तो बेटा h आप जानते हो ये डायरेक्टली होता है बेटा डिफरेंस इन द हाइट्स, तो it is a formula based question, nothing new in this. Once you will solve this, h will come equal to 15 meters, क्योंकि सब देकर, देखो वेलोसिटी यहां पे देकर है 10 मीटर पर सेकंड, 2gh1 a by a देकर है, सिर्फ h अननोन है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन यू विल सॉल्व इट, ऑलरेडी डन इन क्लासरूम वर्क। जो हमारे मॉड्यूल्स हैं बेटा, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेटा, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। The work done in blowing a soap bubble of surface tension this from this to this, soap bubble की रेडियस पहले है बेटा 2 और बाद में आपको इसकी रेडियस करनी है बेटा 5। आपको बताना है वर्क कितनी लगेगी। वर्क आप सोच रहे होंगे, वर्क के 3 एक्सप्रेशंस हैं, पहले सोचेंगे एफ डॉट एस, फिर सोचेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और सोचेंगे टी डेल एस। द क्वेश्चन इज यहां पे कौन सा लगेगा, जब भी हमारी वर्क से सरफेस एरिया चेंज हो, जब भी हमारी वजह से सरफेस एरिया चेंज हो, तब आपको ये यूज करना चाहिए टी डेल एस। तो बेटा ये इसका आंसर, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर डैश स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा 5, ये आ जाएगा 2, तो आसान है। इसमें गलती क्या, इसमें ये गलती आप 2 लिखना भूल जाते हैं। जब सरफेस एरिया में चेंज आएगा वो एक साइड से नहीं आएगा, सो बबल की 2 होती हैं बेटा, तो सरफेस एरिया फाइनल माइनस इनिशियल तो आप कर लेते हो, लेकिन 2 भूल जाते हो क्योंकि यू फॉरगेट इसके 2 सरफेस हैं। तो इससे आपको बेटा वर्क मिलेगा, और जैसे मैं सॉल्व करूं इट विल कम ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.12, बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन। A solid sphere of radius r made of soft material of bulk modulus k is surrounded by liquid इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखिए ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये लिक्विड है बेटा, और ये लिक्विड सराउंड कर रहा है एक सॉलिड स्फीयर को जिसका बल्क मॉड्यूलस के है, ठीक है, इट्स अ सिलेंड्रिकल वेसल। इस सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर लगाया गया है एक पिस्टन जिसका एरिया है बेटा ए, इसका एरिया है ए, इसको याद रखें, पिस्टन लगा, ठीक है, ऑन सरफेस कवरिंग द एंटायर सेक्शन ऑफ दिस व्हेन मास m इज प्लेस्ड। अब इस पिस्टन के ऊपर आपने एक मास रख दिया m, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंप्रेसेस द लिक्विड। जाहिर सी बात है इस सिलेंडर में लिक्विड भरा है, लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है एक सिलेंडर जिसका बल्क मॉड्यूलस के है, ऊपर पिस्टन लगा है, पिस्टन के ऊपर आपने मास रख दिया, तो मास क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन, mg हुआ फोर्स, mg हुआ फोर्स डिवाइड बाय ए क्या हुआ सर, प्रेशर। वो प्रेशर कहां आएगा, वो फ्लूइड पे आएगा, फ्लूइड से कहां आएगा, वो फ्लूइड से ट्रांसफर होगा बेटा इस स्फीयर के ऊपर। जैसे स्फीयर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी रेडियस चेंज होगी, तो जब रेडियस चेंज होगी आपको निकालना क्या है, डी आर बाई आर आपको निकालना है, चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय द ओरिजिन। आर यू गेटिंग इट, हाउ टू सॉल्व दिस, इट्स अ सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है। तो मैं आपको बता दूं, बल्क मॉड्यूलस होता है पी डी वी बाई वी, ये होता है बेटा हमारा बल्क मॉड्यूलस, ठीक। अगर मैं यहां से आपको बता दूं बेटा
बल्क मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन पी वी, यहाँ पे एक माइनस भी आप देखते हो, वो इसीलिए हम लगाते हैं ताकि वो माइनस जो अंदर आता है प्रेशर के आने से रेडियस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो डीवी नेगेटिव आएगा, उसको कैंसिल करने के लिए ये लगता है। यहां से अगर मैं डीवी को बाहर निकाल दूं, डीवी को, तो मुझे मिलेगा माइनस पी वी डिवाइडेड बाई के। अब मुझे इन चीजों का बेटा वैल्यू डालना है यहाँ पे, जैसे डीवी का वैल्यू चाहिए, प्रेशर का वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सिफियर है, मान के चलिए इसकी रेडियस आर है बेटा, तो जरा वॉल्यूम बताइए इसका। सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है बेटा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ सर, वॉल्यूम हुआ। जरा डीवी बाई डी आर करिए। आप क्यों सर ये करें डीवी बाई डी आर? क्योंकि बेटा मुझे डीवी का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए डीवी यहां से मैं मैनेज कर लूं, डीवी बाई डी आर। तो जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूं, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये बनेगा 3r²। अब अगर मैं डीवी निकालूं तो डीवी आ जाएगा 4/3 पाई पाई, और यहां पे आएगा 3r², और डी आर इधर ले लीजिए। तो बताइए ये किसका वैल्यू मिला, डीवी का। तो डीवी का जरा वैल्यू डालेंगे, 4/3 पाई 3r² डी आर। ये बेटा मुझे डी आर डीवी का वैल्यू मिला, इज इक्वल टू माइनस प्रेशर। प्रेशर कितना आएगा बेटा उस मास की वजह से, तो मैंने अभी निकाल के दिया, mg उसका वेट होगा डिवाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन जो है बेटा ए, तो इतना प्रेशर है। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या है बेटा, बल्क मॉड्यूलस के। अब मुझे बताइए कटेगा यहां पे क्या, 4/3 पाई कटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा यहां पे क्या है, 4/3, यहाँ पे 3r³ नहीं है बेटा, ये r² है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी r²। क्या मैं लिख रहा हूं, इट्स r²। कटेगा बेटा r² से, यहाँ पे r बचेगा, तो यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे dr बचा, और क्या बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बचा 3dr, और यहां से लाइए नीचे r। आपको आ रहा समझ में क्या करूं, dr बाई r मैनेज करो। यहां से क्या बचा, mg/a, और साथ में नीचे है बेटा k, विच इज द बल्क मॉड्यूलस। 3 आप नीचे ले जा सकते हो, द आंसर इज dr/r इज इक्वल mg डिवाइडेड बाई 3ka। Let's check out, is there any option? Best option, option number 3, mg divided by 3ka. You can find it here. कहां गया बेटा? It is mg by ak, 3 नीचे आ जाएगा, 3ak. This is the best question you can have. इसमें सॉल्व आप फिर से वो रट लगाएंगे, सर वो माइनस माइनस क्या है बेटा? पहले आप ध्यान से सुने, dv जो डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम आया, कंप्रेस हुआ, dv खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी this next question. A 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises up to 8 centimeter. बेटा 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है कैपिलरी की, और याद रखें कैपिलरी का जो लेंथ हम कहते हैं ना 20 सेंटीमीटर, यह असल में वो लेंथ होती है जो पानी या लिक्विड से ऊपर हो। जो हिस्सा कैपिलरी के पानी के नीचे, वो लेंथ ऑफ कैपिलरी में इंक्लूड नहीं होता। इस 20 सेंटीमीटर कैपिलरी में पानी चढ़ा 8 सेंटीमीटर तक। अब क्या हो रहा है, if the entire arrangement is put in freely falling elevator मतलब G effective 0। अब दिमाग पे जोर डालें, अगर G effective 0 है, मुझे बताइए इस लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, इट विल बिकम मासलेस, वेटलेस। लेकिन सरफेस टेंशन जो है बेटा, जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो कहां बेटा 0 हो जाएगा खुद। तो दैट मीन्स नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, जबकि जो ऊपर इसको खींच रहा है वो लगता रहेगा। तो मुझे बताओ ये लिक्विड कहां तक चढ़ेगा, बराबर 20 सेंटीमीटर तक ये चढ़ेगा। तो देखिए क्या कहा, इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में अगर इसको रख दो, द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब नाउ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्योंकि जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है जी इफेक्टिव की वजह से वो खत्म हो गया, जो अपवर्ड फोर्स आएगा वो सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से आएगा। सो इट विल राइज अप टू द टोटल लेंथ ऑफ द कैपिलरी। A thin flat circular disc radius this is placed gently over the surface. If the surface tension is this, then the excess force, I have shown this, I think numerical second or third यही था, डिस्क थी, फ्लोट करती, जब आपने खींचा वाटर कॉलम ऊपर गया, नीचे की तरफ फोर्स आया T into 2 pi r, तो द एक्सेस प्रेशर उसी के बराबर। इफ यू रिमेंबर, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट इट 19.8। check question number 5, that was same as this, 4 or 5, just check out। A wind with speed 40 meter blows parallel to the roof of house, ठीक है, the area of the roof is this much,
Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force. पहले ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारी मकान है, फॉर एग्जाम्पल ये मकान है, इसके ऊपर से विंड चल रही है 250 मीटर पर स्क्वायर से। अंदर जो वेलोसिटी होगी मकान के इनसाइड वो ऑलमोस्ट आप जीरो मान के चलिए, क्योंकि इसने अंदर बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो याद रखिए वेलोसिटी आप जीरो लेंगे, क्योंकि जब वेलोसिटी आप लोगे प्रेशर कम हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा, जब वेलोसिटी ज्यादा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। अगर कमरे में अभी भी नॉर्मल एटमॉस्फेयर है तो वेलोसिटी जीरो, तो नीचे वेलोसिटी जीरो छत के और ऊपर 250 मीटर पर सेकंड, तो आपको अक्रॉस द छत वेलोसिटीज मिल गई, ऊपर 250 नीचे जीरो। कह रहा है कितना फोर्स आएगा, वही एरोप्लेन की फॉर्मूला, वही बेटा रो बाई टू, इट इज वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर बेटा जीरो, हाई स्क्वायर है बेटा ये। आपको इससे क्या मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ रूफ विल गिव द फोर्स, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑप्शन नंबर 2.4। बट यहां पे आप देखिएगा डायरेक्शन का भी मसला है। बताइए ऊपर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, छत के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, वहां प्रेशर कम, नीचे वेलोसिटी जीरो, प्रेशर बहुत ज्यादा, तो नेट प्रेशर कहां, ऊपर की तरफ, तो बेटा लगेगा फोर्स अपवर्ड्स। तो इस हिसाब से हमारा यही ऑप्शन सही है, वरना 2.4 नीचे भी है बट डायरेक्शन गलत है, नेट फोर्स बेटा अपवर्ड्स लगेगा। सो दिस द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग, अब ये मतलब क्या एक्सप्लेन मैं करूं, यहां से लिक्विड आ रहा है, यहां पे एरिया, यहां पे वेलोसिटी देकर है, यहां पे वेलोसिटी, यहां एरिया देकर है, यहां एरिया देकर है, वेलोसिटी अननोन है। यू ऑलरेडी नो जितना मास आएगा एंटरिंग उतना मास लीव करेगा। फाइनली वी कम अप विद द रिजल्ट, A1 V1 इज इक्वल A2 V2 प्लस A3 V3। A1 V1 आने वाला वो मास और लिक्विड इज इक्वल A2 V2 प्लस A3 V3। सॉल्व करने के बाद A3 V3, सिर्फ V3 अननोन है बेटा, यू विल कम अप विद 5 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड है, जीरो लेवल क्वेश्चन। A piece of ice falls from the height h, बेटा ध्यान से देखिए, एक आइस है, ये हाइट h से गिर रहा है जमीन पे, ठीक है। It melts completely, पूरा मेल्ट डाउन हो गया। Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice, and all of the ice gets converted into heat during its fall। नहीं, ऐसे नहीं है, the value of h, देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखिए ये h से गिरा, बताइए इसके पास एनर्जी कितनी है। अगर कोई चीज है हाइट h विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस माना जाए, तो हम कहेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh। 1/4 जो इस टोटल एनर्जी का 1/4 जो बेटा वो मेल्टिंग में चला गया, वो हीट में कन्वर्ट हुआ, इतना 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ। अब हीट से क्या होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या तो बेटा आप कह सकते सब्सटेंस की फॉर्म चेंज होगी। तो मुझे बताइए यहां पे मेल्टिंग हो रहा है तो फॉर्म चेंज होगी, तो हीट जो हम लिखेंगे ml, F यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये ले लीजिए बेटा, आपका आंसर तैयार हो गया। देखो उसने क्या कहा, टोटल एनर्जी का 1/4 यूज हुआ मेल्ट डाउन करने में आइस, और मेल्ट डाउन आइस करने में जो हीट लगती है वो mc डेल्टी नहीं होती, वो ml होती है। और इसने मुझे कहा h का वैल्यू बताओ, ये ले लीजिए, h का सॉल्व करिए, m देकर है l, m और m कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ आपके पास है, यू कैन सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद 136 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हो क्या रहा है, डेटा आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। कंटेनर फिल्ड विद वाटर इज एक्सेलरेटिंग ए, दिस फाइंड थीटा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैंने उस क्वेश्चन में कि ये tan थीटा बराबर होता है बेटा A/G होता है, और यहां पे थीटा हमें क्या देकर है, हमें A देकर है, कितना देकर है, G/√3। जैसे G/√3 डालोगे G कैंसिल, 1/√3। अब जानते हैं tan का वैल्यू 1/√3 30 डिग्रीज पे होता है, सो बेटा 30 डिग्रीज इज द आंसर। मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, if the container is rotating with angular velocity omega, then the height difference between highest and lowest level is 10 centimeter. Now the angular velocity is doubled, then the height difference will be। पहले मैं एक चीज बताऊं, ये मैं जो है एंट्रेंस में हर एक बैच में पढ़ाता हूं, ये इनको बोलते हैं रोटेटिंग लिक्विड जो है बेटा इनसाइड ए सिलेंडर। जब एक लिक्विड रोटेट करता है बेटा अबाउट दिस आप कह सकते हो एक्सिस, तो लिक्विड जो है बेटा साइड्स में चढ़ना शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूं कि इसमें जो ये H होता है, जिसको आप कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जो होता है,
y कोऑर्डिनेट वो बराबर होता है 1/2 ऑफ और रो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये बेटा इसकी इक्वेशन आती है। मतलब अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट दूं बेटा 0 0 0 यहां पे कोऑर्डिनेट्स है और कोई जनरल पॉइंट लूं, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x कामा y। मतलब ये वाला पॉइंट हॉरिजेंटली x दूर है और वर्टिकली ये y ऊपर है, तो ये y इस x के साथ 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये इसकी बेटा फॉर्मूला निकल के आती है, ये कोई मसला नहीं है, डेराइवेड रिजल्ट है। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली जो ये हाइट डिफरेंस है ये बेटा 10 है, ठीक है। जब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जब एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो दैट मींस अगर मैं कहूं y और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इनिशियली अगर y है बेटा 10, तो इस टाइम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, बाद में आपने ओमेगा को डबल किया, तो बेटा डबल किया 2 ओमेगा, वो बनेगा 4 ओमेगा स्क्वायर। अब उस टाइम हाइट डिफरेंस मान के चलिए h, 2 को डिवाइड करिए बेटा, ओमेगा स्क्वायर कैंसल बेटा, 4 10 40, h इज इक्वल टू सीधे आ गया 40। अब हाई डिफरेंस आएगा 40, सो दैट मींस यहां पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। अच्छा, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर। दो स्फीयर्स हैं बेटा मेटल के, सेम मेटल मतलब क्या हुआ, उनका सब कुछ सेम है, मतलब स्पेसिफिक हीट सब कुछ जो भी है वो सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम, ठीक है। इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर टी। अब आपने क्या किया, बोथ आर हीटेड बाई 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर हमने बढ़ाया 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इज, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है ए इज टू बी, ये जो रेशियो दिया है वो रेशियो दिया 125:27, ठीक है 125। देन फाइंड द रेशियो ऑफ हीट absorbed by A to that of B, heat absorbed by A to that of B। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पे, अभी मैं वो क्या बोल रहा था, हीट जो होती है दो काम करती है, या तो टेम्परेचर चेंज या तो बेटा स्टेट चेंज। बेटा स्टेट चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, या टेम्परेचर। इसके लिए फॉर्मूला लगेगी Q इज इक्वल mc del T। अब बेटा कितनी सबस्टेंसेस है, 2, तो बेटा ध्यान से देख बेटा, इसने क्या कहा हीट एब्जॉर्ब, तो मैं कहूं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय A डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय B। मास ऑफ A, स्पेसिफिक हीट C डेल T। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा सी ए, ये क्योंकि सबस्टेंस सेम है और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी सेम है। यहां पे आएगा मास ऑफ बी सी डेल टी क्योंकि ये सेम है, ये तो कटेगा। अब आया मास किसके बराबर होगा बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो बेटा मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं तो डेंसिटी बेटा सेम है, तो मास के बदले सीधे वॉल्यूम का रेशियो आएगा, तो मास के बदले आएगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बी, क्योंकि डेंसिटी बेटा सेम है। तो जो वॉल्यूम्स का रेशियो है वही बेटा हीट एब्जॉर्ब्ड का रेशियो है 125:27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A spherical black body with radius 12 centimeter radiates this much watt of power at 500 Kelvin। देखिए पावर रेडिएटेड इज 450, टेम्परेचर है बेटा 500 केल्विन और रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर, ये मैंने डेटा लिखा, ठीक है। इफ द रेडियस वायर हार्वर्ड, तो रेडियस हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, एंड द टेम्परेचर डबल्ड, टेम्परेचर है 500 तो 1000 आपने कर देना, टेम्परेचर डबल्ड है बेटा। अब ये क्या कह रहा है, द पावर, नया पावर क्या है पी डैश। तो दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन स्टीफन्स लॉ। पहले आप एक चीज यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा ब्लैक बॉडी, तो आप वो ई से बच गए, तो यहां पे आप कह सकते हो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया जो होगा सिग्मा टी रेज पावर 4, डायरेक्टली अप्लाई करिए, तो पावर रेडिएटेड इज सिग्मा टी रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर। बेटा जब आप डिवाइड करेंगे इन दो मतलब बॉडीज को, तो पावर पहले का दिया हुआ है, पावर दिया है 450, दूसरे का आएगा पी डैश, तो दूसरे का आएगा पी डैश, पी देकर है पी डैश निकालना इज इक्वल सिग्मा सिग्मा कैंसिल होगा, उसका टी डैश बी देकर है और उसकी नई रेडियस भी देकर है, तो बेटा यहां पे पाई आर स्क्वायर, यहां पे पाई आर स्क्वायर, यहां पे आर डैश स्क्वायर, और आपको बेटा सब कुछ मैंने लिख के रखा, आर कितना है, ये कितना है, जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल कम टू द आंसर ऑप्शन 3 1800। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A beaker containing water is kept on a spring scale. The mass of water and the beaker is 5 kg. देखो mass of water और ये beaker मिला के ये बड़ा 5 kg इसका mass है. इतना आया समझ? ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी. ये जो ब्लॉक है इसका मास है बेटा 2 केजी और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी आप समझो 10 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी वही स्पेसिफिक डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू वाइज वैल्यू के हिसाब से दोनों बराबर. तो हम डेंसिटी मानेंगे सॉलिड की इतनी, लेकिन याद रखिए किसमें? सीजीएस सिस्टम में. अच्छा, इनटू करेंगे 10⁻³ इसको तो बनेगा एसआई में. Done. Suspended by means of thread from the reading of scale S1 and S2. तो बेटा यहां पे दो स्केल्स, एक नीचे एक ऊपर, आपको बतानी है रीडिंग. जरा आराम से सुनिए. ये ब्लॉक किस में है बेटा? वाटर में. वाटर इस पे क्या एग्जर्ट करेगा? सर बॉयंट फोर्स. तो बताइए ये वाली स्केल वजन को मेजर करेगी, इस ब्लॉक के वजन को mg को, या mg माइनस बॉयंट फोर्स? तो सिंपल, इस वाली स्केल की रीडिंग होगी बेटा mg विच इज 2 into 10 माइनस बेटा बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स कैसे मैनेज करना आई विल शो. लेकिन मुझे बताइए अगर वाटर ने बॉयंट फोर्स दिया ब्लॉक को, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट. तो वाटर ने बॉयंट फोर्स जो दिया इस ब्लॉक को वो ऊपर दिया, तो बदले में ये ब्लॉक उस बॉयंट फोर्स को कहां अप्लाई करेगा? वाटर पे, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मींस जो नीचे स्प्रिंग है बेटा उस पे जो वजन आएगा, एक तो बेटा ये mg यानी ये वाटर का वजन, इस फ्लास्क का वजन यानी जो m है बेटा mg, और ऐड उसमें ऐड होगा बेटा बॉयंट फोर्स. तो नीचे वाली स्केल की रीडिंग होगी 50 प्लस बॉयंट फोर्स, ऊपर वाली की होगी बेटा 20 mg माइनस बॉयंट फोर्स. अब बड़ा सवाल है बॉयंट फोर्स किसके बराबर है? सब जानते हैं बॉयंट फोर्स इज इक्वल वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. अब आपको वॉल्यूम इमर्सड चाहिए, यहां पे बॉडी का वॉल्यूम देकर नहीं है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्सड है वही है बेटा, जो बॉडी का वॉल्यूम वही है वी इमर्सड. अब वो नहीं देकर है, क्या मास ऑफ बॉडी देकर है? हाँ. क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी देकर है? हाँ. तो बेटा मैं बॉडी का मास और डेंसिटी से निकाल सकता हूं बेटा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी वही इमर्सड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻³ इनटू जी. मिल गया बेटा बॉयंट फोर्स. यहां पे इस वाली स्केल के लिए माइनस होगा, इस वाली स्केल के लिए बेटा ऐड होगा. होप कि आपको समझ में आया. जैसे आप ये करेंगे यू विल कम अप विद 52 and 18 न्यूटन. ऑप्शन नंबर 3. The velocity of liquid coming out of small hole of large vessel containing two different liquids, density is 2 rho and rho shown in the figure. ये कह रहा है बेटा ये टैंक है, इसमें दो लिक्विड्स है, यहां से आने वाले लिक्विड की वेलोसिटी बताइए. जो बच्चे सोच रहे हैं v इज इक्वल रूट ऑफ 2gh जो कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, वो गलत है बेटा, वो यहां पे नहीं लगेगा. वो लगता है जब सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड है, यहां पे कितने दो लिक्विड्स हैं. सर निकालें कैसे बेटा? मैं तो क्लासरूम में दो मेथड्स दिखाता हूं. एक बेटा भाई बर्नौलीज थ्योरम और एक है छोटा सा कॉन्सेप्ट. वो क्या है बताओ? परेशानी क्या है? दो डिफरेंट लिक्विड्स है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैं ऊपर वाले लिक्विड को निकाल दूं तो रहेगा कौन सा लिक्विड? सर यहां रहेगा और नीचे वाला लिक्विड 2 रो वाला. अच्छा उसकी हाइट कितनी है? सर h. मैंने किसको बाहर निकाल के फेंक दिया? जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी हाइट 2h है, इसको मैंने निकाला. इस लिक्विड के बदले मैं लाऊंगा वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी वही है जो नीचे वाले लिक्विड की है, और उसकी हाइट कितनी मैं लाऊंगा वो बस मुझे नहीं पता है, वो अभी मुझे नहीं पता कितनी हाइट तक मैं उसको भरूं. लेकिन क्वेश्चन ये है सर ये बताइए वो एच डैश किसके बराबर होगा? हम कितना ये एच डैश ये ना इसको फिल करें नए लिक्विड को? बेटा नया लिक्विड इतना आना चाहिए ताकि ध्यान से सुनो बेटा, जो ये ऊपर वाला लिक्विड है वो यहां पे नीचे वाले लिक्विड पे कर क्या रहा था? दैट वाज एक्सर्टिंग द प्रेशर. कितना प्रेशर जरा बताओ? ये लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो हाइट 2h, यहां पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था? रो जी एच के बदले 2h, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था. आपने इसको फेंक दिया, इतना प्रेशर कम हुआ. अब मैंने इसके बदले नया लिक्विड लाया जिसकी डेंसिटी 2 रो, जिसका h कितना? h डैश 2 रो, और साथ में करो मल्टीप्लाई g, तो आ गया रो जी एच, मतलब लेकिन इसका रो है 2. इतना प्रेशर नया लिक्विड एक्सर्ट करेगा. अब आपने क्योंकि वो फेंका और ये लाया, तो बेटा ऐसा लाना है, इतना लिक्विड ये लाना है ताकि ये प्रेशर उतना ही एक्सर्ट करे जितना कि जो आपने रिमूव करके बाहर फेंक दिया. तो ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर के बराबर होना चाहिए, विच इज रो जी 2h. ये है बेटा कॉन्सेप्ट.
तो इससे क्या होगा, इसको निकाल के ऐसा लिक्विड लाने का फायदा, ऊपर से नीचे तक लिक्विड सेम हो गया, बट अननोन सिर्फ एच डैश होता, वो निकालने का तरीका, ये लिक्विड यहां पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए जितना कि जो ऑलरेडी लिक्विड है उस पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। सो बेटा ये है कॉन्सेप्ट। बताइए बेटा 2 और 2 क्या हुआ, कैंसल। बताओ रो और रो क्या हुआ, कैंसल। जी और जी क्या हुआ, कैंसल। एच डैश इज इक्वल एच, मतलब ये लिक्विड की हाइट हमें लानी एच। अब बताओ टोटल लिक्विड की हाइट कितनी, 2h, और ऊपर से नीचे तक डेंसिटी सर 2 रो। बताओ वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होता क्या है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। अब बताओ बेटा 2gh के बदले कितना आएगा, 2h, 2 2 4 हुआ बेटा 4 से 2 बाहर जाएगा, 2 बनेगा, रूट ऑफ 2gh, रूट ऑफ 2gh, मतलब 2 बाहर एंड रूट ऑफ gh। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Coefficient of superficial expansion of solid is this. It is coefficient of linear expansion is. तीन टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, पढ़ाया जाता है। लीनियर होता है, सुपरफिशियल होता है, और बेटा क्यूबिकल होता है। अगर मैं कहूं सुपरफिशियल यानी एरिया वाला जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, और लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशन क्या है बेटा, बहुत आसान है। जो सुपरफिशियल होता है वो लीनियर, सॉरी, जो लीनियर होता है वो सुपरफिशियल डिवाइडेड बाय 2 होता है। लीनियर होता है सुपरफिशियल यानी एरिया कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। अब एरिया कोफिशिएंट दिया है, सुपरफिशियल कोफिशिएंट 2 × 10⁻⁵, उसको 2 से डिवाइड करो, अल्फा मिलेगा 2 × 10⁻1। तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 1 × 10⁻⁵। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड इज फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड। पहले मैं ये बताऊं, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, एक्सप्रेशन है Ka, it is del T, difference of temperature multiplied by length of the rod under steady state conditions। ये एक्सप्रेशन है। इसी इक्वेशन के अंदर आता है K, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा यू कैन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इसको कोई लेना देना नहीं है लेंथ ऑफ द रॉड से, डायमेंशन से। ये असर्शन 100% गलत है। दूसरा, लॉन्गर द रॉड लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट। बेटा रेट ऑफ फ्लो लेंथ पे चलिए मानते हैं डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो, लेकिन ये रेट नहीं लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, अमाउंट ऑफ हीट जो कंडक्ट हो रही है। गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। बेटा वेटेबिलिटी मतलब लिक्विड का वो वेट करना, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का राइज करना, डिप करना, वो आप समझ लीजिए किस पे डिपेंड करता है। पैरा डेंसिटी ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस हाँ, विस्कोसिटी ना, सरफेस टेंशन ना। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन, देख एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है बेटा, अगर ऑब्ट्यूज है तो बेटा वो दूर रहेगा, और यहां पे वो नॉन वेटिंग लिक्विड की कैटेगरी में आएगा। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर बेटा एक्यूट है, वो राइज करेगा और वो वेटिंग लिक्विड्स में आएगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेटिंग लिक्विड इज वाटर एंड दैट ऑफ नॉन वेटिंग इज बेटा दैट्स मर्करी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करता है कि क्या होगा। A fluid in streamline flow across the horizontal pipe, a variable area of cross section, for which of the following statement is correct? The velocity is maximum narrowest part। अच्छा पहले मैं ये बताऊं, देखो बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है एक ट्यूब के थ्रू, मगर ट्यूब का एरिया एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। अब आप जानते हैं बेटा कि ये आता है हमारा वेंचुरी इफेक्ट, इसको बोलते हैं। जहां एरिया ज्यादा, जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी बेटा। और सॉरी इस पे ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बेटा एरिया और वेलोसिटी के बीच में, फिर वहां पे एक और कॉन्सेप्ट होता है जो मैं बोला था वेंचुरी इफेक्ट, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो दो कॉन्सेप्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया और वेलोसिटी को रिलेट करता है। फिर आता है बेटा वेंचुरी इफेक्ट जो वेलोसिटी और प्रेशर को रिलेट करता है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। अब यहां पे क्या कह रहा है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नेरोएस्ट पार्ट। हाँ जी, जहां पे नेरो पार्ट होगा वहां पे वेलोसिटी होगी ज्यादा, एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। पहले ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अभी मैं कह रहा था अगर वेलोसिटी है बेटा ज्यादा, अगर वेलोसिटी है ज्यादा तो एरिया क्या होगा, कम। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर होगा बेटा कम, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां एरिया कम। जरा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड नेरोएस्ट पार्ट। हाँ जी, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, और साथ में कह रहा है मैक्सिमम प्रेशर एंड प्रेशर इज मैक्सिमम
एट वाइडेस्ट पार्ट, जरा इधर देखो, प्रेशर इज मैक्सिमम एट वाइडेस्ट, मतलब एरिया आपने कर दिया ज्यादा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, बिल्कुल सही। तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। दो चीजें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड वेंचुरी इफेक्ट, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, कंटिन्यूटी, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, ये है बेटा वेंचुरी इफेक्ट। तो कंबाइंड एक केस है, याद रखें इसको। चलिए, a faulty thermometer has it is fixed point marked 5 डिग्री एंड 9। देखिए बेटा पहले मैं ये बता दूं, जब स्केल्स को रिलेट करते हैं, फॉल्टी एंड ट्रू स्केल को रिलेट करते हैं, तो बेटा एक आप फॉर्मूला याद रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहां पे आएगी रीडिंग माइनस लोअर लिमिट। ये बेटा ये जो चीज है ये होती है कांस्टेंट, याद रखें। फॉल्टी एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू व्हाटसोएवर इट इज, जो भी आपको रिलेट करने दो स्केल उसको ये करना है, यहां पे लिखेंगे रीडिंग, यहां पे लोअर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट। अब दो स्केल्स, एक है बेटा फॉल्टी, एक है बेटा सही वाली स्केल। अब देखो क्या कह रहा है, फॉल्टी थर्मोमीटर हैज फिक्स्ड पॉइंट्स 5 एंड 95, तो बेटा अपर लिमिट 95 हुआ, 5 हुआ बेटा लोअर। यहां पे अब ध्यान से देख बेटा, if the temperature of the body as shown on the Celsius scale is 40 दिया है, लेकिन दूसरी सेल्सियस स्केल पे तो उसकी रीडिंग देकर है, फिर क्या करना है, शोन देन इट्स टेम्परेचर शोन ऑन दिस फैमिली ऑफ, यानी दैट मींस आपको रीडिंग निकालनी है किसके ऊपर, फिर फॉल्टी के ऊपर। तो बेटा फॉल्टी का अपर लिमिट देकर है, लोअर लिमिट देकर है, लोअर लिमिट यहां पे डालिएगा 5, रीडिंग फॉल्टी का नहीं देकर है। अब सेल्सियस स्केल की बात करें, सेल्सियस में बताओ अपर लिमिट क्या होता है सर 100, लोअर क्या होता है 0, बताओ लोअर क्या होता है 0। अब वहां पे रीडिंग क्या है, वहां की रीडिंग, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये फॉर्मूला रीडिंग माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस दैट, मैंने अब सेल्सियस स्केल के लिए अप्लाई किया, वो रीडिंग वहां पे देकर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी रीडिंग है बेटा, सेल्सियस की। ये किसकी आ गई, फॉल्टी, फॉल्टी की रीडिंग निकालनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप यहां पे इक्वालिटी बीच में लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं लगाऊंगा बेटा बीच में इक्वालिटी, जस्ट सॉल्व दिस, रीडिंग माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो स्केल्स का आप इक्वेट करिए, यह बेटा फॉल्टी का, यह है बेटा सेल्सियस का। सो जस्ट इक्वेट एंड यू विल ऑब्टेन द रीडिंग ऑफ द फॉल्टी, एंड जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 41। द लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, पता है हमें, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम में बेटा, ठीक है, 3 rods of same dimensions have thermal conductivity this, they are arranged as shown, what will be the temperature of the junction। एक कॉमन क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना, हर एक का अपना तरीका होता है, मेरा तरीका ये, हीट करंट जितनी यहां से कुछ यहां से कुछ यहां से, तो हीट करंट आने वाली इज इक्वल हीट करंट जो वहां से प्लस हीट करंट जो यहां से, हीट करंट अभी पढ़ाया था बराबर होता है के ए डेल टी डिवाइडेड बाय एल, होता है कि नहीं, अब बताओ बेटा। अब यहां पे के कितना डालोगे 3k, और यहां पे एरिया ए रखोगे, एल एल रखोगे, डेल टी में क्या लिखोगे 100 माइनस टी। तो बेटा अगर मैं ये फॉर्मूला H1 पे अप्लाई करूं, के बदले लिखेंगे 3k, ए के बदले ए, डेल टी के बदले 100 माइनस टी, और नीचे लिखेंगे बेटा एल इज इक्वल जो हीट करंट यहां से गई। तो बेटा इसके लिए के लिखेंगे आप 2k, इसके लिए ए लिखेंगे ए, डेल टी लिखेंगे बेटा टी माइनस 50, क्योंकि बेटा हीट यहां से यहां फ्लो करेगी तो हायर टी होगा, 50 ये होगा बेटा, एंड एल तो एल ही आएगा, प्लस करेंगे सेम यहां पे करेंगे क्या, के ए के बदले ए लिखेंगे, डेल टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी माइनस 0 टी ही आएगा, डिवाइड बाई एल, एल के ए कैंसल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यहां पे देखें 3 into दैट 2 into दैट एंड दिस टी आपका एक अननोन वेरिएबल है, आपको सॉल्व करके जो मिलेगा 200/3। कुछ तो इसकी डायरेक्ट फॉर्म अभी याद रखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, हीटिंग करो फॉर द सब्सटेंसेस शोन, ठीक है। देखिए पहले मैं एक बताऊं, हीटिंग करो में जब टेम्परेचर चेंज हो तब सब्सटेंस का जो है नेचर चेंज, क्या बोलते हैं, फॉर्म चेंज नहीं होती है। जैसे सॉलिड बन गया लिक्विड, इसको बोलूंगा मैं फॉर्म चेंज होना, फॉर्म जब चेंज हो तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे ये वाला हिस्सा ए और बी वाला हिस्सा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब यहां फॉर्म चेंज हो रही है, यहां से यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज नहीं हो रही है।
माइंड में सेटअप कर लिया। लेट अस सपोज मेरे पास एक आयरन का क्यूब है, आयरन का क्यूब है। अब समझो, ये वाला हिस्सा दिखाएगा, उसका टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वाला हिस्सा दिखाएगा मेल्टिंग ऑफ आयरन। फिर जो आयरन मेल्ट होगा, लिक्विड आयरन बनेगा, ये दिखाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड आयरन का। ये वाला हिस्सा दिखाएगा अब वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। फिर ये वाला हिस्सा दिखाएगा उन वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेजेस। यू गॉट माई पॉइंट? जस्ट रिमाइंड एंड लिसन केयरफुली मैं क्या बोल रहा था। चलो अब ध्यान से देखो, ए टू बी आपको बताना है क्या बता रहा है, जरा ए टू बी अभी बता। स्टेट चेंज हो रहा है, यहां से बताना क्या हो रहा है। मुझे लगता है मेल्टिंग हो रही है बेटा, ठीक है। ए टू बी स्टेट चेंज हो रही है, मेल्टिंग हो रही है आयरन की। फिर बता रहा है ए टू डी डायरेक्टली विदाउट बी और सी। ए टू कौन सा? बी। ए टू डी, सॉरी, ए टू डी विदाउट सी। जरा बताओ यहां पे क्या था? यहां पे सॉलिड था, यहां पे किस में आ जाएगा? गैस में। अगर कोई सॉलिड गैस में डायरेक्टली आए, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन इसको कहते हैं। बचपन में पढ़ा था सब्लिमेशन। तो यहां पे सॉलिड है, यहां पे गैस है, कहता है सी में आने के बगैर। सी मतलब क्या है बेटा? लिक्विड। लिक्विड में आने के बगैर सी इसी देगा सब्लिमेशन। अच्छा बेटा, इसको देखकर अगर मैं कहूं ए बन गया हमारा 4 4 4 4 ए के ऑप्शन में, यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब जरा चेक करो, देखो 4 ए के ऑप्शन है 4। फिर भी हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। डी टू ए डायरेक्टली विदाउट रीचिंग, डी टू ए डायरेक्टली विदाउट रीचिंग सी। अब बेटा यहां पे क्या हो रहा है? गैस हो रहा है सॉलिड में कन्वर्ट। गैस इनटू सॉलिड को क्या बोलेंगे बेटा? देखो, सॉलिड टू गैस को क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। बेटा गैस टू सॉलिड को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ये याद रखिएगा। फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी का, डी टू सी ये, तो यहां पे तो गैस था और यहां पे लिक्विड था, तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऊपर वाला ऑप्शन। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन। वन एंड, ये कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये क्वेश्चन ना किया हो। देखो एक बार स्टडी स्टेट होगी, दो ब्लॉक्स, दो रॉड्स आपस में अटैच्ड है, थर्मल कंडक्टिविटीज अलग है, लेंथ्स अलग है, इनके एंड टेम्परेचर्स अलग है बेटा। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे ये मिले उसका टेम्परेचर निकालो। सब बच्चों को अब ये याद ही होता है बेटा। हम ये कहते हैं K1L2 K2L1 ऐसे करते हैं, ठीक है। K1L2 प्लस K2L1 और नीचे भी यही रखते हैं K1L2 प्लस K2L1 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे K1 के साइड से टेम्परेचर वो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, K2 साइड से टेम्परेचर, T2 यहां, ये बन जाता है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। सॉल्व कैसे करना है सर? हमें ये चाहिए सॉल्व करके। तो लो बेटा, स्टडी स्टेट में हीट करंट बराबर है, इसमें Q बाई टी, इसमें Q बाई टी, बराबर कर लो। और Q बाई टी आपको पता है Ka del T by L, Ka del T by L, वैल्यूज डालो एंड यू विल कम अप विद द आंसर। तो बेटा दैट इज द एक्चुअल यू कैन से मैकेनिज्म। क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज, यार मैं थक गया, सब्लिमेशन, रिजेनरेशन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आएगा। चेक करो, जीरो लेवल क्वेश्चन है बेटा। A smooth spherical ball of radius 1 centimeter density, this is dropped gently in a liquid of container this, ठीक है। ये नीट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। The distance traveled by ball once it attains the terminal velocity। आपको एक बॉल दी गई है, विस्कस फ्लूइड से जा रहा है, आपको पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में। डिस्टेंस तब मिलेगी जब हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पता चलेगी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2/9 r स्क्वायर g डिवाइड बाई मीटा, सिग्मा माइनस रो। सिग्मा हुआ बॉल की डेंसिटी और बेटा रो हुई लिक्विड की डेंसिटी। ये सॉल्व करने के बाद पहले क्या निकालोगे? टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगी वो तो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितनी है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये रिलेशन वैलिड है, v इज इक्वल टू s बाई टी। डिस्टेंस आएगा v इंटू टी, डिस्टेंस आएगा v इंटू टी। वंस यू विल सॉल्व दिस, आई थिंक यू विल कम अप विद ऑप्शन 4/9 मीटर। लेकिन एक चीज है, मसला ये है डिस्टेंस, इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है सॉलिड की 4 और लिक्विड की है 2, मतलब ये भारी है। ये कहां जाएगा बेटा? नीचे की तरफ, तो अपवर्ड्स नहीं, इसमें आएगा डाउनवर्ड्स। तो बेटा ये ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ है, दोनों अप लिखें, इट शुड बी डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये बॉडी का डेंसिटी ज्यादा, ये नीचे जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा।
यू टेबल ऑफ बेस एल दिस इतना मुझे आया समझ, अब मुझे निकालना क्या बस उतना बता दो। देन द हाइट एच इज, ध्यान से सुनिए बेटा ये क्या कह रहा है। देखो आपने दो डिफरेंट लिक्विड्स डाले, यहां से डेंसिटी 2 रो वाला लिक्विड डाला और यहां से डेंसिटी रो वाला लिक्विड डाला, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है एल, वॉल्यूम्स इनके बराबर है, लिक्विड्स के वॉल्यूम्स बराबर है, ठीक है। बिकम 0, अच्छा हाइट डिफरेंस बिकम इक्वल, देन एच इज गिवन बाय, देखो लिक्विड्स की डेंसिटी सेम है, अलग अलग सर अलग अलग है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो भारी होगा, जो भारी होगा वो नीचे आएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने बचा लिया हल्के वाले को ऊपर जाने से, आपने यहां की तरफ एक्सरेट किया। एक्सरेट इतना किया कि हल्के वाले ने बैलेंस किया बेटे किसको, भारी वाले को। असल में भारी वाला कहां जाना चाहिए, नीचे, और हल्का वाला ऊपर। लेकिन जब आपने आगे की तरफ एक्सरेशन की, इतनी एक्सरेशन की कि जो भारी वाला लिक्विड है वो ऊपर चढ़ा, हल्का नीचे है और लेवल में आ गए। आपको यह बताना है कि हम कितनी आई थिंक एक्सेलरेशन दे। द हाइट डिफरेंस बिकम्स टू सरफेस ओपन बिकम्स 0, देन एच इज, नहीं आपको बताना है एच कितना, एक्सेलरेशन आप ए दे रहे हो, ठीक है। आपको बताना अब ये एच कितना। क्लासरूम में मैं बताता हूं इसमें जो तरीका करने का, बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो प्रेशर इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन में बनाता हूं जिसका नाम है प्रेशर इक्वेशन। इस पॉइंट का नाम 1 रखिए, इस पॉइंट का नाम 2 रखिए, दो, और इसने कहा कि लेवल में आ चुके हैं आप, तो मैं 1 से 2 तक इक्वेशन बनाऊंगा। ख्याल रखिए वाई एक्सिस पे जी एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। कंटेनर आगे जा रहा है, लिक्विड को एक्सेलरेशन पीछे की तरफ मिलेगी। शुरू करो बेटा, यहां से यहां तक जाना। सबसे पहले 1 पॉइंट पे प्रेशर P एटमॉस्फेयर आएगा, यहां से यहां तक चलो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी है बेटा 2 रो जी, सॉरी इट इज 2 रो, इट इज 2 रो 2 रो जी और एच, 2 रो जी एच। मैं यहां से यहां तक चला, अब मैं चलूंगा यहां से यहां तक, क्योंकि वॉल्यूम्स बराबर है तो ये बेटा L/2 होगा। वॉल्यूम्स इसने लिखा है, आप पढ़िएगा, वॉल्यूम्स बराबर तो L/2 होगा। तो बताइए यहां से यहां चला, अपोजिट एक्सेलरेशन माइनस आएगा, कितना 2 रो ए इंटू L/2 तो बेटा ये मैंने यहां से यहां तक लिख दिया। अब चलूंगा मैं यहां से यहां तक, लेकिन आप डेंसिटी जो आएगी वो आएगी रो माइनस रो, फिर ए, और मैं जो चला L/2 तक चला, ठीक है। अब मैं यहां तक पहुंचा, अब मैं चढ़ूंगा यहां से यहां तक, तो माइनस आएगा, फिर से रो जी और एच आएगा बेटा, रो जी एच इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। पी एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, रो ए एल और माइनस रो ए L/2, माइनस रो ए एल माइनस रो ए L/2, 1/2 और 1 ये बनेगा 3/2, माइनस 3/2 रो ए एल इन दो का आएगा। 2 रो जी एच माइनस रो जी एच वो बनेगा रो जी एच, और ये सॉल्व करके देंगे माइनस 3/2 तो उधर जाएगा 3/2 रो ए एल, रो ए एल आ जाएगा यहां पे, ठीक है, रो ए एल। अब यहां पे रो रो कैंसिल हो जाएगा, मुझे एच चाहिए था, 3/2 ए एल और नीचे जी, 3/2 ए एल और नीचे 2G, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। सो होप कि आपको बेटा ये अच्छे से समझ आया होगा। जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है मैंने उतना डेप्थ में यहाँ पे समझाया नहीं, क्योंकि बेटा इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम इन द क्लासरूम, नॉर्मल क्लास जो हम करते हैं। तो मैं ये इक्वेशन एक्चुअली जिससे मैंने ये सॉल्व किया, ये आप कह सकते हैं इसमें मेहनत किया अपने टाइम, और इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे बनानी होती है। तो यहाँ पे समझाने बैठ जाऊंगा ऑफ नो यूज, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल क्लासेस में हमारे, वो जानते हैं ये इक्वेशन आप सर कैसे बनाते हैं और ये इक्वेशन असल में कहाँ से लाई है, कैसे बनती है। सो होप कि आपको बेटा इन मेथड से, इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ होगा। सो थैंक्स सो मच।